देश के 15 शहरों के लिए दिल्ली से चलने वाली ट्रेनों की खबर से ही देश भर में रेलवे स्टेशनों पर हलचल बढ़ गई। इसे लॉकडाउन के दौरान बंद हुए ट्रेनों के ऑपरेशन की शुरुआत का पहला चरण माना जा रहा है। इसीलिए रेलवे स्टेशनों पर साफ सफाई का काम शुरू हो गया। यात्रियों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने की भी तैयारी कर ली गई, खासतौर पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, जहां से ट्रेनों की शुरुआत की जानी है। नई दिल्ली स्टेशन पर आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से प्लेटफॉर्म को सैनिटाइज किया गया है। केमिकल से हर एक जो बैठने की जगह बेंचेस की सफाई हुई है, प्लेटफॉर्म के फ्लोर को साफ किया गया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिंग्स बना करके ये दिखाया गया है कि जो भी लोग ट्रेन के अंदर आएंगे वो सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करेंगे। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर ये जानकारी दी थी कि दिल्ली से 15 शहरों के लिए पैसेंजर ट्रेन चलाई जाएंगी, लेकिन रेलवे की परेशानी ट्रेनों को चलाने की नहीं, बल्कि ट्रेनें चलने के बाद भीड़ पर काबू पाने की है। इसीलिए गृह मंत्रालय ने भी ट्रेनें चलाने से जुड़ी गाइडलाइन जारी कर दी। स्टेशन पर पैसेंजर्स की स्क्रीनिंग होगी और केवल एसिम्प्टोमेटिक पैसेंजर्स को ही ट्रेन पर बोर्ड करने की अनुमति दी जाएगी। भीड़ को काबू में रखने के लिए फैसला लिया गया कि रेलवे स्टेशनों पर केवल कंफर्म टिकट वाले यात्रियों को ही आने दिया जाएगा। इसके अलावा किसी भी यात्री को स्टेशन पर आने की इजाजत नहीं होगी। इतना ही नहीं, गाइडलाइन के मुताबिक रेलवे स्टेशन पर ही यात्रियों की मेडिकल जांच का इंतजाम किया जाएगा। सेहत ठीक होने पर ही यात्रियों को ट्रेन में बैठने दिया जाएगा। किसी भी स्टेशन पर टिकट नहीं मिलेगी। टिकट केवल IRCTC की वेबसाइट से ऑनलाइन ही खरीदी जा सकती है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि रेलवे स्टेशनों पर टिकट के लिए लोगों की भीड़ जमा न हो। रेलवे स्टेशनों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सख्ती से करवाने के आदेश जारी किए गए। इसीलिए जिन 15 शहरों तक ट्रेनें चलाने का फैसला लिया गया है, उन शहरों में रेलवे स्टेशनों पर हलचल बढ़ गई। कोलकाता के हावड़ा स्टेशन पर केमिकल का छिड़काव और साफ सफाई का काम शुरू हो गया। 50 दिनों तक बंद रहने के बाद अब रेल सेवाएं शुरू हो रही हैं। ये हावड़ा रेलवे स्टेशन है। यहाँ की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑलरेडी रेलवे कर्मचारी जो हैं वो सैनिटाइजेशन का काम कर रहे हैं। RPF के अधिकारी लोगों के आने जाने का ऐसा इंतजाम करने में लगे हैं जिससे स्टेशन पर भीड़ न जुट सके। RPF और JRP दोनों का बंदोबस्त यहाँ पे रहेगा और कोई असुविधा नहीं होगी पैसेंजर्स को भी, और प्रॉपरली स्क्रीन करके और जो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स हैं उनको फॉलो करने के बाद ही जो है हम उनको अलाउ करेंगे ट्रेन में बोर्ड करने। ऐसा ही हाल मुंबई का भी है। मुंबई सेंट्रल स्टेशन के चप्पे चप्पे पर केमिकल से छिड़काव किया जा रहा है और छोटी छोटी गाड़ियों से फर्श की सफाई की जा रही है। साफ सफाई शुरू हो गई। मुंबई सेंट्रल का स्टेशन है जहां पर जिस तरीके से 12 मई से ट्रेनें शुरू होंगी उसके पहले साफ सफाई का काम शुरू हुआ है। कुछ ऐसा ही हाल गुजरात के अहमदाबाद में है। साबरमती स्टेशन के हर कोने पर केमिकल का छिड़काव किया जा रहा है। लेकिन अभी जो ट्रेनें चलाई जाएंगी उनमें कोई जनरल बोगी नहीं होगी, यानी केवल रिजर्वेशन कराने के बाद ही ट्रेन में सफर किया जा सकता है। रेलवे ने साफ किया है कि इन ट्रेनों में केवल AC फर्स्ट, AC सेकेंड और AC थर्ड श्रेणी में ही सफर का विकल्प होगा। यानी ये सभी केवल राजधानी एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें होंगी जिनमें बैठकर या बिना AC के सफर करने का विकल्प नहीं होगा। IRCTC की वेबसाइट से केवल 7 दिन पहले ही बुकिंग कराई जा सकती है। 7 दिन से ज्यादा की एडवांस बुकिंग भी नहीं हो पाएगी। यात्रियों को खाने और पीने का सामान साथ लेकर जाना होगा क्योंकि ट्रेन में खाने पीने का सामान नहीं मिलेगा। इसके अलावा यात्रियों को ट्रेन में कोई चद्दर या कंबल भी नहीं मिलेगा, वो भी यात्रियों को लेकर ही ट्रेन में जाना होगा। पश्चिम बंगाल के हुगली में 2 गुट आपस में भिड़ गए जिसमें करीब 10 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। बवाल तब हुआ जब इलाके के कुछ लोगों ने लॉकडाउन तोड़ रहे लोगों को रोकने की कोशिश की, जिसके बाद दोनों गुट आमने सामने आ गए। बवाल का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें कुछ लोग रात के अंधेरे में मकानों में तोड़फोड़ करते दिखे, जबकि कुछ लोग मकानों पर ताबड़तोड़ पत्थर फेंकते नजर आए। यही नहीं, पथराव की वजह से लोगों के घरों में रखा सामान टूटने की लगातार आवाजें सुनाई पड़ती रहीं। बवाल का एक दूसरा वीडियो भी सामने आया जिसमें पथराव की वजह से एक आदमी बुरी तरह से जख्मी दिखा, जिसे वहां मौजूद कुछ लोग संभालने की कोशिश करते दिखे। यही नहीं, पुलिस के कुछ जवान भी वहां दिखाई दिए जो एक मकान में लगी आग को पानी की बौछार कर बुझाने की कोशिश करते नजर आए। इस बीच बवाल के विरोध में इलाके के लोगों ने थाने के बाहर हंगामा कर दिया। थाने के बाहर हंगामा करने वालों में ज्यादातर महिलाएं दिखी, जिनमें शामिल कुछ महिलाएं पुलिस वालों से बहस करती दिखाई दी। जबकि थाने के बाहर पुलिस के अधिकारी हंगामा कर रहे लोगों को समझाने की कोशिश करते नजर आए, लेकिन लाख समझाने के बाद भी लोग शांत नहीं हुए और इलाके में हुए बवाल के विरोध में थाने के बाहर लोग हंगामा करते रहे। हालांकि बाद में लोगों को शांत करा लिया गया, लेकिन अगली सुबह 2 गुटों के बीच हुए बवाल की डरा देने वाली तस्वीरें सामने आईं। रात में हुए पथराव की वजह से कई मकानों को भारी नुकसान पहुंचा। एक मकान के अंदर तो सारा सामान बिखरा दिखाई दिया। गोली से मारा, हमरा घर तोड़ दिया, पूरा घर में सब तोड़ दिया, सब ले गया, सब टीवी तोड़ दिया, घर में पैसा कौड़ी सब छीन के ले गया।
लोगों का आरोप है कि उनके घरों में तोड़फोड़ की गई और घर में घुसकर उनके साथ मारपीट की गई, लेकिन पुलिस ने उनकी कोई मदद नहीं की। मार रहा था पुलिस का सामने, पर पुलिस लोग भी हम लोग को खड़ा होकर नहीं देखा। कोई पुलिस तो घूम के चल जा रहे थे, चल गया है, बचाओ बचाओ किए हैं, मगर कोई नहीं बचाया यहाँ। इस घटना के लिए बीजेपी ने प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया और उनसे इलाके में शांति बहाल करने की अपील की। ममता बनर्जी जी से आग्रह करूंगा, आप पुलिस मंत्री हैं, पर्दे के पीछे से बाहर आइए और तेलनीपड़ा को शांत करने के लिए पुलिस को इंस्ट्रक्शन दीजिए। वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों में फंसे भारतीयों को देश में वापस लाने का काम जारी है। इस अभियान के तहत अब तक हजारों लोगों की वतन वापसी हो चुकी है, जिसके तहत बेंगलुरु के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक विमान 320 यात्रियों को लेकर पहुंचा। ये सभी यात्री लॉकडाउन के बाद से ही लंदन में फंसे हुए थे। एयरपोर्ट पर यात्रियों के लिए पहले ही बसों का इंतजाम कर दिया गया। मेडिकल जांच के बाद ही यात्रियों को बस में बैठने की इजाजत दी गई। एयरपोर्ट का स्टाफ भी इस दौरान पीपीई किट पहने दिखा। बस में बैठने के लिए लगी लाइनों में लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते दिखे। इसी तरह 241 यात्रियों को लेकर एक प्लेन फिलीपींस से मुंबई पहुंचा। एयरपोर्ट पर ही यात्रियों की मेडिकल जांच की गई, जिसके बाद यात्रियों को बस में बैठाया गया। नियम के मुताबिक सभी यात्रियों को घर पहुंचने की इजाजत 14 दिन के क्वारंटीन के बाद ही दी जाएगी। मलेशिया में फंसे 177 यात्रियों को लेकर एक प्लेन कोच्चि पहुंचा। इसके अलावा अमेरिका से भी एक प्लेन की रवानगी की तस्वीरें सामने आईं। अफगानिस्तान के घोर प्रांत में प्रदर्शन के दौरान हुई गोलीबारी में एक पत्रकार और 2 पुलिसकर्मियों समेत 6 लोगों की मौत हो गई। प्रदर्शनकारियों ने कोरोना वायरस की वजह से लगी पाबंदियों के बीच आर्थिक मदद की मांग की और घोर प्रांत के गवर्नर के दफ्तर के बाहर इकट्ठा होकर हंगामा शुरू कर दिया। प्रदर्शन की जानकारी मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, लेकिन पुलिस की गाड़ी देखते ही प्रदर्शनकारियों का गुस्सा और भड़क गया और इन लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। साथ ही लोगों ने सड़क पर खड़ी एक मोटरसाइकिल को भी जला दिया। प्रदर्शन के दौरान एक आदमी बुरी तरह जख्मी हो गया, जिसे कुछ लोग पकड़कर ले जाते दिखाई दिए। आरोप है कि प्रदर्शनकारियों की तरफ से गोलीबारी शुरू की गई, जिसका पुलिस ने भी जवाब दिया। गोलीबारी में एक पत्रकार और 2 पुलिसकर्मियों समेत 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। बिहार के सहरसा में क्वारंटीन सेंटर में ठहरे मजदूरों और सब्जी बेचने वाले दुकानदारों के बीच जमकर मारपीट हो गई। आरोप है कि ये मजदूर बाजार में घूम रहे थे और जब दुकानदारों ने उन्हें ऐसा करने से मना किया तो उन्होंने मारपीट शुरू कर दी, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। इस वीडियो में दोनों पक्षों के लोग डंडों के जरिए एक दूसरे पर हमला करते दिखाई दिए। दोनों पक्षों की तरफ से पत्थरबाजी भी हुई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। मारपीट की जानकारी मिलने के कुछ देर बाद पुलिस वहां पहुंची और लोगों को शांत कराया। दुकानदारों ने बताया कि क्वारंटीन सेंटर में ठहरे इन मजदूरों ने न सिर्फ उनके साथ मारपीट की, बल्कि दुकान में रखे पैसे भी लूट लिए। इससे पहले इन मजदूरों ने प्रशासन पर खाना नहीं देने का आरोप लगाते हुए हंगामा भी किया। जैसे गाय भैंस के बिछाता है वैसे बिछा दिया, सो जाओ, खाना मिला, 12:30 बजे रात को खाना मिला। गुजरात के सूरत में लॉकडाउन की वजह से फंसे मजदूरों ने श्रमिक स्पेशल ट्रेनें बढ़ाने की मांग पर हंगामा कर दिया। राज्य सरकारों की अपील पर रेल मंत्रालय की तरफ से मजदूरों को उनके राज्यों में भेजने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, लेकिन इसके बाद भी लाखों मजदूर अलग अलग राज्यों में फंसे हैं। यही वजह रही कि सूरत में दूसरे राज्यों से काम करने आए मजदूरों ने श्रमिक स्पेशल ट्रेनें बढ़ाने की मांग पर हंगामा किया। लॉकडाउन के दौरान मजदूरों के एक जगह जमा होने और हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस की एक टीम फौरन मौके पर पहुंच गई, जिसमें मौजूद पुलिस के अधिकारी हंगामा कर रहे मजदूरों को समझाने की कोशिश करते दिखाई दिए, लेकिन इसके बाद भी मजदूरों का हंगामा जारी रहा। हालांकि बाद में मजदूर शांत हो गए, लेकिन विरोध जताने के लिए वो वहीं धरने पर बैठ गए। हंगामा कर रहे ज्यादातर मजदूर मुंह और नाक को कपड़े से ढके दिखाई दिए, लेकिन उनके बीच सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिखी। फ्रांस की राजधानी पेरिस में पाबंदियों में मिली छूट के बाद लोग एक बार फिर अपने काम पर लौटना शुरू हो गए। 17 मार्च से लागू लॉकडाउन में छूट देते हुए वहां की सरकार ने दफ्तरों, फैक्ट्रियों और दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी, जिसके बाद दोबारा काम पर जाने के लिए रेलवे स्टेशनों पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। सभी लोग ट्रेन पकड़ने के लिए प्लेटफॉर्म की ओर जाते दिखाई दिए। हालांकि वहां की सरकार की तरफ से अब भी सावधानियां बरती जा रही हैं। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकारी कर्मचारी रेलवे स्टेशनों पर लोगों को मास्क बांटते नजर आए। मास्क लेने के लिए मौके पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, लेकिन हैरान करने वाली बात यह रही कि वहां मौजूद ज्यादातर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते दिखाई नहीं दिए। टिकट लेने के लिए टिकट काउंटर के पास गोल घेरे बनाए गए थे, जिनमें खड़े होकर कुछ लोग अपनी बारी आने का इंतजार करते दिखाई दिए, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जो गोल घेरों में खड़े न होकर एक दूसरे के बगल में टहलते नजर आए। जबकि पाबंदियों में छूट देने के बाद भी वहां की सरकार ने लोगों को सख्त हिदायत दी है कि जब तक हालात पूरी तरह ठीक न हो जाएं,
तब तक वो आगे भी एक दूसरे से दूरी बनाए रखें और कोरोना से बचाव के लिए मास्क जरूर पहनें। रियाज नायकू के मारे जाने के बाद आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन ने नया कमांडर ढूंढ लिया है। जानकारी के मुताबिक रियाज नायकू की मौत के बाद हिजबुल मुजाहिदीन ने आतंकी अशरफ मौलवी उर्फ गाजी हैदर को नया कमांडर बनाया है। 55 साल का गाजी हैदर अनंतनाग जिले का है और साल 2013 से ही हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़ा है, जबकि जफरुल इस्लाम को हिजबुल मुजाहिदीन का डिप्टी कमांडर बनाया गया है। 6 मई को सुरक्षा बल ने रियाज नायकू को एक मुठभेड़ में मार गिराया था। एमपी के छतरपुर में कुछ लोगों ने मुफ्त में राशन लेने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी कर दी। ये लोग प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों में बांटे जा रहे राशन लेने के लिए एक दुकान पर पहुंचे और जैसे ही राशन की दुकान खुली, वहां मुफ्त में राशन पाने के लिए लोग खिड़कियों पर लटक गए। वहां मौजूद हर व्यक्ति इस बात की जल्दी में दिखा कि उसे राशन सबसे पहले मिल जाए। ऐसे में लोग सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बनाए गए गोल घेरों को नजरअंदाज कर एक जगह इकट्ठा हो गए। इनमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल दिखी। और सोशल डिस्टेंसिंग का जहां पालन नहीं हो रहा है उसके भी निर्देश दिए गए हैं और खुद जाके देखेंगे भी। इससे पहले ये लोग सूरज उगने से पहले ही राशन की दुकान के खुलने के इंतजार में कतारों में गोल घेरों के अंदर खड़े दिखाई दिए। जो लोग वहां खड़े खड़े थक गए, वो अपने थैले उन गोल निशानों में रखकर इधर उधर जाकर बैठ गए। बिहार में कोरोना वायरस के सबसे बड़े हॉटस्पॉट बने मुंगेर में दूसरे राज्यों से लौटे 12 मजदूर भी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। बताया गया कि ये मजदूर महाराष्ट्र और दिल्ली से मुंगेर लौटे थे, जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आते ही प्रशासन ने पूरे इलाके में सख्ती और बढ़ा दी। कुछ कर्मचारी पूरे इलाके में दवाओं का छिड़काव करते हुए भी नजर आए। इलाके की गलियों को बल्लियों की मदद से बंद कर दिया गया। पुलिस वालों ने लोगों को सतर्क करने के लिए वहां कुछ बैनर भी लगा दिए। अधिकारियों ने भी कोरोना वायरस फैलने से रोकने के लिए कई इंतजाम करने का दावा किया। संक्रमित प्रदेशों से आए हुए लोगों को एक जगह रखा गया, जो संक्रमित जगह से नहीं आए हैं उनको अलग जगह में रखा गया। हालांकि दूसरे राज्यों से लौट रहे मजदूर कोरोना वायरस के खतरे से अनजान दिखे। रूस में कोरोना संकट के बीच जर्मनी पर जीत की 75वीं सालगिरह का जश्न मनाया गया। रूस में कोरोना मरीजों की तादाद 2 लाख का आंकड़ा पार कर चुकी है और इस लिहाज से वो इटली और ब्रिटेन को भी पीछे छोड़ चुका है, जिसका असर राजधानी मॉस्को में होने वाली विक्ट्री डे की परेड पर साफ नजर आया। वहां जवानों की कुछ टुकड़ियां ही परेड में शामिल हुई। हालांकि खतरे के बावजूद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कार्यक्रम में शामिल हुए और परेड की सलामी ली। परेड में घुड़सवार दस्ता भी शामिल हुआ। इससे पहले पुतिन दूसरे विश्व युद्ध के दौरान मारे गए सैनिकों के स्मारक पर पहुंचे और उनको श्रद्धांजलि दी। इस दौरान पुतिन ने रूस की सेना को पहले से ज्यादा मजबूत और ताकतवर बनाने का दावा किया। Наши вооруженные силы получают и будут получать самую современную технику. И мы знаем главное. परेड के बाद वहां विमानों ने फ्लाई पास्ट भी किया। इस फ्लाई पास्ट में हेलीकॉप्टरों और लड़ाकू विमानों के साथ मालवाहक विमानों ने भी हिस्सा लिया। कार्यक्रम खत्म होने के बाद मॉस्को के रेड स्क्वायर पर शानदार आतिशबाजी भी की गई। कोरोना वायरस के खिलाफ जारी लड़ाई के बीच महाराष्ट्र में 200 से ज्यादा और पुलिस वाले कोरोना की चपेट में आ गए हैं। जानकारी के मुताबिक पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र के 221 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिनमें 18 अधिकारी भी शामिल हैं। जिसके बाद पूरे राज्य में कोरोना की चपेट में आने वाले पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़कर 1007 पहुंच गई। हालांकि इनमें 113 पुलिसकर्मी कोरोना को मात देकर घर लौट चुके हैं, जबकि कोरोना की वजह से 7 पुलिस वालों की मौत भी हो चुकी, जिनमें अकेले मुंबई में 4, जबकि सोलापुर, पुणे और नासिक में 1-1 पुलिसकर्मी की मौत हुई। हालांकि इसके बाद भी मुंबई के अलग अलग इलाकों में तैनात पुलिस वाले बिना किसी सुरक्षा के ही ड्यूटी करते नजर आए, जिसकी एक तस्वीर भी सामने आई। मुंबई सेंट्रल स्टेशन के बाहर ड्यूटी कर रहे पुलिस वालों के पास पीपीई किट तो दूर, कुछ पुलिस वाले केवल रुमाल से अपने मुंह को ढके दिखाई दिए। और मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूं, यहाँ पे जो पुलिस के जवान तैनात हैं, आप उनको देख सकते हैं कि किस तरह से उनके पास बिना विदाउट पीपी किट के ही वो तैनात हैं। मास्क के नाम पर उनको रुमाल बांधना पड़ रहा है। लॉकडाउन के बीच देश के कई इलाकों में नियमों का पालन करते हुए शादियां हो रही हैं। ऐसी एक शादी यूपी के कानपुर में हुई। शादी के लिए दूल्हा और दुल्हन पक्ष के गिने चुने लोग ही एक गुरुद्वारे में पहुंचे, जहां सादगी के साथ शादी से जुड़ी सभी रस्में निभाई गईं। शादी के दौरान दूल्हा दुल्हन मुंह और नाक समेत पूरे चेहरे को ढकने वाली शील्ड पहने दिखाई दिए, जबकि शादी में शामिल सभी लोग मास्क पहने नजर आए। लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा और कुछ लोगों की मौजूदगी में दूल्हा दुल्हन ने फेरे लिए। फेरे पूरे होने के बाद दूल्हा दुल्हन ने एक दूसरे को फूलों की माला भी पहनाई। मैं जिला प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इसके लिए हमें कहीं भी कोई भी किसी प्रकार की समस्या नहीं आने दी। दूल्हा दुल्हन के अलावा दोनों तरफ से कुछ ही लोगों को शादी में शामिल होने की इजाजत थी, लिहाजा चंद लोगों की मौजूदगी में ही शादी की गई।
5 लोग उनकी तरफ से हैं, 5 लोग हमारी तरफ से हैं। बहुत ज़्यादा गैदरिंग भी नहीं है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में दूसरे राज्यों से लौटने वाले लोगों को ठहराने के लिए गांव वालों ने एक क्वारंटीन सेंटर बनाया। लॉकडाउन में मिली छूट के बाद देश के अलग अलग राज्यों में फंसे लोग अपने गांव लौटने लगे और इन लोगों से कोरोना वायरस के फैलने के खतरे को देखते हुए गांव के लोगों ने बिना सरकारी मदद के एक क्वारंटीन सेंटर बनाया। आबादी से थोड़ी दूरी पर बनाए गए इस क्वारंटीन सेंटर में लोगों के लिए सभी जरूरी सुविधाओं का भी ध्यान रखा गया। यहाँ पे केबल की व्यवस्था की गई है, उनको जलपान के लिए उनके चाय और कॉफी की भी यहाँ पे हमने एक मशीन लगवाई है। इलाके के लोग सरकार से भी नाराज दिखे और क्वारंटीन सेंटर बनाने में कोई मदद नहीं मिलने का आरोप लगाया। प्रशासन की तरफ से कुछ मदद नहीं है, सैनिटाइजर आया है और सारी जो यहाँ पे सुविधाएं हैं वो सारे गाँव वालों की तरफ से मुहैया की गई है। इराक की राजधानी बगदाद में हजारों प्रदर्शनकारी चुनाव की मांग करते हुए सड़कों पर उतर आए। 3 दिन पहले ही इराक में मुस्तफा अल कदीमी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन उनके सत्ता संभालते ही हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। राजधानी बगदाद के एक इलाके में इन प्रदर्शनकारियों ने टायरों में आग लगाकर एक फ्लाईओवर को बंद कर दिया। वहां पहुंचे सुरक्षा बल के जवानों पर भी इन लोगों ने पथराव किया। हालांकि सुरक्षा बल ने भी इन लोगों पर पानी की बौछार कर इनको शांत कराने की कोशिश की, लेकिन हजारों लोगों की ये भीड़ और उग्र हो गई। इन प्रदर्शनकारियों ने वहां खड़ी कई गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की। लॉकडाउन की वजह से अपने गांव लौटे मजदूरों ने हरियाणा में शर्तों के साथ खुले कारखानों में काम पर लौटने की इच्छा जताई है। न्यूज़ 18 को मिली जानकारी के मुताबिक हरियाणा सरकार के एक वेब पोर्टल पर 8 मई तक 1,46,000 दिहाड़ी मजदूरों ने काम पर लौटने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। इनमें करीब 74% मजदूर सिर्फ उत्तर प्रदेश और बिहार के रहने वाले हैं। काम के लिए जो मजदूर हरियाणा आना चाहते हैं उनमें 79% ऐसे हैं जो गुरुग्राम, फरीदाबाद, पानीपत, सोनीपत और झज्जर लौटना चाहते हैं। इनमें भी 50,000 से ज्यादा मजदूरों ने दिल्ली के पास हरियाणा के गुरुग्राम में काम करने की इच्छा जाहिर की, जबकि इसी वेब पोर्टल पर हरियाणा में फंसे करीब 8 लाख मजदूरों ने अब भी अपने गांव लौटने के लिए आवेदन दिया है। तो जो सरकारें हैं उनके सरकारों के साथ हम नेगोशिएट कर रहे हैं और आते हैं तो आए, हम स्वागत करेंगे जो भी आना चाहता है। दोनों सरकारों के पोर्टल ऑफिसर आपस में बातचीत करके उनके आने जाने की व्यवस्था कर। नोएडा अथॉरिटी ने लॉकडाउन की वजह से फंसे 40 लाख से ज्यादा लोगों को खाना खिलाने का दावा किया। यह दावा किया कि 40 लाख भोजन दिए गए। अथॉरिटी की तरफ से खाना बनाने के लिए नोएडा के अलग अलग इलाकों में किचन बनाए गए, जिनमें रोजाना कई लोगों के लिए खाना बनाया जाता है। इन किचन में काम करने वाले लोग भी पूरी सावधानी बरतते हुए काम करते दिखे। सभी लोग मास्क लगाने के अलावा सर भी ढके नजर आए। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया। अधिकारियों ने बताया कि एक किचन में रोजाना 30,000 से ज्यादा लोगों के लिए खाना बनता है। जो गरीब है, जो भूखा है, उस तक खाना पहुंचाने की हमारी पूरी कोशिश रहती है और हमारी टीम लगी हुई है इस कार्य में। खाना बनाने के बाद नोएडा अथॉरिटी के कर्मचारी जरूरतमंद लोगों को खाना बांटते हुए भी नजर आए, जबकि खाना लेने पहुंचे लोगों से भी नियमों का पालन करने की अपील की गई। यहाँ सुबह 11 बजे के बाद से खाना वितरण करने का काम शुरू हो जाता है और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखवाने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में यूपी पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद हैं। अलग अलग इलाकों में जरूरतमंद लोगों के घरों तक खाना पहुंचाने के लिए ई रिक्शा की भी मदद ली जा रही है। लॉकडाउन में छूट के बाद पंजाब के अमृतसर में नियमों के तहत कपड़ा बाजार में दुकानें खुल गईं। शहर के रेड जोन में होने के बावजूद दुकानदारों की अपील पर राज्य सरकार ने वहां सुबह 6 बजे से 10 बजे तक दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी, जिसके बाद वहां 4 घंटे के लिए ऑड इवन फॉर्मूले के तहत कपड़े की कई दुकानें खुली नजर आईं। कपड़ा कारोबारी मुंह को मास्क से ढककर दुकानों पर बैठे दिखाई दी। हालांकि पहले के मुकाबले कम ही लोग कपड़े खरीदने के लिए बाजार पहुंचे, जबकि कुछ दुकानदार कपड़ों की सप्लाई करते भी दिखाई दिए। वो बड़ा ध्यान है जी, सारे अपने अपने एक दुकान छड़ के सारियां खुलियां, वखरे वखरी थां दे खलोते सारे, उसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी न हो, इसके लिए वहां कुछ पुलिस वाले तैनात दिखाई दिए और सभी लोग नियमों को ध्यान में रखकर काम करें, इसलिए लगातार अपील करते रहे। 10 बजे तक होलसेल दुकान खोलने वास्ते हुक्म दिता गया दिया, उस तो बाद 10 बजे कंप्लीट टोटल बंद होगी। हालांकि इतनी सख्ती के बाद भी कुछ लोग बिना मास्क लगाए बाजार में घूमते नजर आए। स्पेन में लॉकडाउन में ढील मिलने के बाद लोग घूमने के लिए घरों से बाहर निकल आए। वहां हालात पहले से बेहतर होने के बाद कई इलाकों में लॉकडाउन में ढील दे दी गई, जिसके बाद लोग अपने परिवार के साथ घरों से बाहर निकले। कोई सड़क पर टहलता दिखाई दिया तो कोई साइकिल चलाता नजर आया। लॉकडाउन में मिली ढील के बाद काफी संख्या में लोग अपने बच्चों के साथ वहां के पार्कों और घूमने फिरने वाली जगहों पर जमा हुए। खुली हवा और धूप मिलने से बच्चे भी काफी खुश दिखे और जमकर मस्ती करते नजर आए। कुछ बच्चे स्केटिंग कर रहे थे तो कुछ बच्चे साइकिल से इधर उधर घूम रहे थे। कोरोना वायरस के खतरे से बचने के लिए कुछ लोगों ने मास्क पहन रखा था, जबकि कई लोग बिना मास्क के ही घूमते नजर आए।
रेलवे ने बताया कि 1 मई से अब तक लाखों मजदूरों को श्रमिक ट्रेनों के जरिए उनके राज्यों में पहुंचाया जा चुका है। रेलवे के मुताबिक 1 मई से अब तक कुल 518 ट्रेनों के लिए अलग अलग राज्यों की तरफ से मंजूरी मांगी जा चुकी है। इनमें 363 ट्रेनें मजदूरों को उनके राज्यों में पहुंचा चुकी हैं, जबकि 105 ट्रेनें ऐसी हैं जो अभी रास्ते में हैं। इसके अलावा 50 ट्रेनें ऐसी भी हैं जो आने वाले दिनों में मजदूरों को लेकर उनके राज्यों के लिए रवाना होंगी। उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है, जिसने सबसे ज्यादा 248 ट्रेनों के लिए रेलवे से मंजूरी मांगी। इनमें 172 ट्रेनें पहुंच चुकी हैं, 56 रास्ते में हैं, 20 ट्रेनें ऐसी हैं जो आने वाले दिनों में चलेंगी। दूसरे नंबर पर बिहार है, जहां 100 ट्रेनें पहुंच चुकी हैं, 23 ट्रेनें रास्ते में हैं, 16 ट्रेनें आने वाले दिनों में दूसरे राज्यों से बिहार के लिए रवाना होंगी। इसी तरह पश्चिम बंगाल में, जहां दूसरे राज्यों के लाखों मजदूरों के फंसे होने की बात कही जा रही है, रेलवे के मुताबिक वहां राज्य सरकार की तरफ से अब तक सिर्फ 3 ट्रेनों के लिए ही मंजूरी मांगी गई है, जिनमें 2 पहुंच चुकी हैं और 1 अब भी रास्ते में। वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा स्पेशल ट्रेनों की समीक्षा की ताकि फंसे हुए लोग जल्द से जल्द अपने घर वापस आ सके। इस बात पर जोर दिया गया कि अगले कुछ हफ्तों तक रोज कम से कम 100 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाए, जिससे श्रमिकों को वापस घर आने में कोई समस्या नहीं आए। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच रक्षा के क्षेत्र में रिसर्च करने वाली संस्था DRDO के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा उपकरण बनाया है जिससे मोबाइल फोन, लैपटॉप, किसी भी तरह का कोई कागज और फाइलों समेत कई चीजें डिसइंफेक्ट की जा सकती हैं। डिसइंफेक्ट का मतलब इन चीजों पर अगर कीटाणु होंगे तो ये उपकरण उन्हें खत्म कर देगा। मतलब अगर कोई बाहर गया है, उसे डर है कि उसके मोबाइल फोन पर वायरस हो सकता है, लैपटॉप से वायरल फैल सकता है, या दूसरी चीजें जैसे बटुआ, घड़ी और बेल्ट पर कीटाणु हो सकते हैं, तो ये उपकरण इन सभी चीजों को डिसइंफेक्ट कर सकता है। मतलब कीटाणुओं को पूरी तरह मार सकता है। ये देखिए, और ये ट्रॉली से बाहर आ गया और अब मैं अपना वॉलेट उठा सकता हूँ, और ये जो है ये पूरी तरह से सैनिटाइज है, अल्ट्रावायलेट रेज से पूरी तरह से सैनिटाइज है। दिखने में ये उपकरण एक ड्रॉअर के जैसा है। इसकी खास बात यह है कि इसे खोलने और बंद करने के लिए छूना नहीं पड़ता। दाईं तरफ लगे सेंसर के पास अगर हाथों को ले जाएं तो ये अपने आप खुल जाता है। बाईं तरफ लगे सेंसर के नजदीक हाथों को ले जाएं तो ये बंद हो जाता है। इसी तरह अगर इस उपकरण को चालू करना हो तो एक सेंसर ऊपर भी लगाया गया है। मतलब इस उपकरण को इस्तेमाल करने के लिए इसे छूने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ये उपकरण रक्षा के क्षेत्र में रिसर्च करने वाली संस्था DRDO की हैदराबाद की लैब में तैयार किया गया है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ मिलकर भारत में 2008 के मुंबई हमलों की तरह आतंकी हमले की बड़ी साजिश रची है। खुफिया एजेंसियों से मिली जानकारी के मुताबिक भारत को दहलाने के लिए लश्कर-ए-तैयबा ने समंदर के रास्ते गुजरात और महाराष्ट्र में हथियार भेजने का प्लान बनाया है, जहां से उन हथियारों को दाऊद इब्राहिम की D कंपनी के गुर्गों के जरिए भारत के अलग अलग शहरों तक पहुंचाने की तैयारी है। जिसके बाद ISI ने लश्कर-ए-तैयबा को उन्हीं हथियारों और D कंपनी के गुर्गों की मदद से भारत के बड़े शहरों में आतंकी हमलों को अंजाम देने की जिम्मेदारी दी है, क्योंकि पाकिस्तान को लगता है कि इस समय भारत की ज्यादातर सुरक्षा एजेंसियां कोरोना वायरस से लड़ने में लगी हैं, जिसका वो फायदा उठा सकता है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक लश्कर का दूसरा सबसे बड़ा कमांडर अब्दुल रहमान मक्की हाल ही में कराची गया था, जहां उसने दाऊद के साथ मिलकर भारत में आतंकी हमले का प्लान बनाया। यही नहीं, एक दिन पहले ही इस्लामाबाद में दाऊद इब्राहिम की लश्कर के आतंकियों और ISI के लोगों के साथ बैठक होने की भी खबर है। दूसरे राज्यों की तरह तमिलनाडु के चेन्नई में भी गांव वापसी के लिए सैकड़ों की संख्या में मजदूर रेलवे स्टेशन के बाहर इकट्ठा हो गए। इन लोगों ने राज्य सरकार पर मजदूरों की अनदेखी का भी आरोप लगाया और रेलवे स्टेशन के बाहर धरने पर बैठ गए। मजदूर इस बात पर अड़ गए कि जब तक ट्रेनों से उन्हें उनके राज्यों में नहीं भेजा जाएगा, वो धरना खत्म नहीं करेंगे। इस चेतावनी के बाद पुलिस की तरफ से भी उन्हें समझाने की कोशिश की गई। टिकट काउंटर में टिकट नहीं है, खाली बुकिंग करना पड़ता है। बुकिंग करने के बाद में ही आपको आ सकते हैं, ठीक है। किसी तरह जब पुलिस मजदूरों को मनाने में कामयाब हुई तो उन्हें वापस उन्हीं जगहों पर भेज दिया गया जहां से चलकर वो स्टेशन पहुंचे थे।